और एक बहुत बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। नागपुर में जो दंगा हुआ, जो हिंसा हुई, उसमें बहुत बड़ी खबर यह है कि डीसीपी निकेतन कदम, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि हत्या की कोशिश की गई, हत्या की के प्रयास वाला मेरे पर हमला हुआ। यह बात खुद डीसीपी कदम ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताई। उन्होंने बताया कि उनकी हत्या के इरादे से हमला किया गया, हत्या की कोशिश। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुल्हाड़ी का वार अपने हाथ पर ले लिया, इस वजह से उनकी जान बच गई, जिससे उनके हाथ में गहरी चोट आई है। ये देखिए आप वो तस्वीरें। लेकिन डीसीपी ये बता रहे हैं कि उनकी हत्या की कोशिश नंबर 1, नंबर 2, जब हमारे रिपोर्टर ने, जब न्यूज 18 के रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा, तब उन्होंने कहा कि हां, मैंने अपना हाथ लगा लिया, हत्या के प्रयास के तहत मेरे पर हमला हुआ। हत्या की कोशिश। 33 पुलिस वाले जख्मी हैं, 33 से ज्यादा पुलिस वाले चोटिल हैं, जख्मी हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, मारा गया। और डीसीपी न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में, ये वही डीसीपी है जिनसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बात की आज। वो तस्वीरें में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जिनको आप देख रहे हैं डीसीपी साहब, इनके हाथ में भी लगी, ये बता रहे कि हत्या के प्रयास के तहत मेरे पर हमला हुआ। मतलब कितनी प्लानिंग थी। एक बार सुना सकते हैं? सुनाइए एक बार क्या कहा उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। वहाँ में एक एंटी सोशल एलिमेंट था जिसके पास कुल्हाड़ी थी, उसने उसका वार किया और वो मैंने डिफेंस करने के लिए हाथ आगे किया, तो यहाँ पे वो एक गंभीर इंजरी यहाँ पे। कुल्हाड़ी से वार किया गया था क्या? हत्या करने के प्रयास से वार किया गया था सर? वार तो उन्होंने वैसे ही किया था, लेकिन मैंने हाथ आगे किया तो वो रुक गया वार और मेरे हाथ पे लगा। वार तो उन्होंने हत्या के प्रयास वाला ही किया था। दोबारा से सुनाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। डीसीपी ये कंफर्म कर रहे हैं हमको, न्यूज 18 को, कि वार तो मेरे पर हत्या के प्रयास वाला ही किया गया था। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक कई तरह की थ्योरीज आ रही हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने दंगे की शुरुआत करी, किसने हमला किया, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, औरंगजेब वजह, अफवाह वजह है। लेकिन वजह कुछ भी हो, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, मारा गया। डीसीपी की हत्या की कोशिश। डीसीपी ये बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया को कि मेरे पर हत्या के प्रयास के तहत हमला हुआ। सुनाइए एक बार फिर से। वहाँ में एक एंटी सोशल एलिमेंट था जिसके पास कुल्हाड़ी थी, उसने उसका वार किया और वो मैंने डिफेंस करने के लिए हाथ आगे किया, तो यहाँ पे वो एक गंभीर इंजरी यहाँ पे। कुल्हाड़ी से वार किया गया था क्या? हत्या करने के प्रयास से वार किया गया था सर? वार तो उन्होंने वैसे ही किया था, लेकिन मैंने हाथ आगे किया तो वो रुक गया वार और मेरे हाथ पे लगा। तो डीसीपी की तरफ से कल महाराष्ट्र में, नागपुर में हिंसा किस तरह से सुनियोजित थी, इसका एक बहुत बड़ा वीडियो सबूत भी आया है। न्यूज 18 इंडिया को यह वीडियो मिला है कल वीएचपी के जिस प्रदर्शन को लेकर नागपुर में हिंसा भड़की, उस प्रदर्शन वाली जगह से सिर्फ 100 मीटर दूर एक गली में। आप ये देखिए, ये तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव है। जो दूध वाले कैरेट होते हैं ना, गली में दूध के कैरेट में पत्थर भरे हुए थे, ये देख रहे हैं आप उस तरफ। तैयारी बहुत खतरनाक थी। जो दूध के कैरेट होते हैं जिनमें दूध सप्लाई, वहां पर पत्थरों की डिलीवरी हो रही थी शायद। ये क्रेट में भरकर पत्थर लाए गए थे। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये देखिए आप, ये बड़ी स्क्रीन पर दिखाइए इन तस्वीरों को। दरअसल क्रेट में भरकर पत्थर लाए गए थे, और ये मैं बार बार बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी तैयारी थी नागपुर में, बहुत बड़ी तैयारी थी। बताया गया कि अफवाह। अच्छा, इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये जो कैरेट है, ये जिसमें दूध की सप्लाई होती है ना, घरों में डिलीवरी होती है, उसमें मोटे मोटे पत्थरों की डिलीवरी हो रही थी। ये जगह जहां से मिले हैं, ये 100 मीटर जहां से वीएचपी का प्रदर्शन था, वीएचपी के जो लोग औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने की मांग कर रहे थे, वहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ये देखिए मोटे मोटे पत्थर, मोटे मोटे पत्थर। और ये दूध की कैरेट के अंदर इस तरह से ये 100 मीटर दूर एक गली में दूध के कैरेट में पत्थर भरकर मिले हैं। दूध के कैरेट की तरह कई घरों की छतों पर भी पत्थर इकट्ठा किए गए थे, और पहले से जमा करके रखे गए इन पत्थरों की पत्थरबाजों तक डिलीवरी दूध के कैरेट में भरकर की जा रही थी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हां, ये सुनियोजित लगता है, ये प्री प्लान्ड लगता है जो है। इसके अलावा शिंदे साहब वो भी कह रहे हैं कि हां, ये लगता है, आशंका है प्री प्लान्ड की। इसके अलावा न्यूज 18 इंडिया के पास नागपुर हिंसा में घायल डीसीपी निकेतन कदम का भी वीडियो है, जिसमें वो घायल दिख रहे हैं। ये देखिए आप वो तस्वीर, उनका हाथ देखिए आप। बहुत खौफनाक तैयारी थी, बहुत खतरनाक तैयारी थी। डीसीपी के पीछे जबरदस्त नारेबाजी भी हो रही है। एक बार सुनाइए, एक मिनट। वो नारेबाजी भी हो रही है। डीसीपी जो है जब आगे की तरफ बढ़ रहे थे,
सुना एक बार, दिखाइए, देखिए आप। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि कल उन पर दंगों के वक्त कुल्हाड़ी से हमला हुआ। कुल्हाड़ी से हमला, ये मारना चाह रहे थे पुलिस वालों को। एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत हिंसा की गई। नागपुर दंगों और डीसीपी निकेतन कदम पर विधानसभा में बयान देने के बाद बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे वीडियो कॉल पर, ये देखिए आप, सुनाइए एक बार, सुनाइए एक बार, सुनाइए इनको। अच्छा, मग आप प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामुळे? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही. चला, व्हेरी गुड. ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्याचा सामना केला, त्याबद्दल काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचं सुनियोजित पॅटर्न. आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? आप जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं। वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा करने वाले। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। सिर्फ हिंदुओं के दुकान तोड़े, सिर्फ उनके दुकान लूटने तक की भाषा थी। मुझे लगता है महाराष्ट्र शासन की बहुत बड़ी गलती उस चीज को रोक नहीं पाई। औरंगजेब ये देशद्रोही है और इसलिए उसका समर्थन करना मतलब उसको बढ़ावा देना, इसका मतलब भी देशद्रोही है। फिल्में आती हैं नफरत फैलाने वाली, उस फिल्मों को प्रमोट किया जाता है। आप 400 साल की गढ़ी हुई स्त्री तो 500 साल की उठाना चाहते हो, 100 साल की भी उठाओ ना। देश को आजाद कराने के अंदर जिस विचारधारा के लोग आज ये हंगामा कर रहे हैं, उस विचारधारा के लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। देखिए, इसको ऐसे समझिए, कहा ऐसे जा रहा है जैसे कि ना सारा दोष उन लोगों का है जो औरंगजेब जैसे नरपिशाच की कब्र उखाड़ने की मांग कर रहे थे। सारी गलती उन लोगों की है ना, सारा दोष उन लोगों का है जो साहब कह रहे हैं कि भारत शिवाजी महाराज की धरती है। औरंगजेब जैसे राक्षसों की ने जो ये बात कर रहे थे, उन्हीं का दोष होगा शायद, सारा उन्हीं की गलती है। क्योंकि नागपुर दंगों के बाद नरेटिव तो साहब यही बनाया जा रहा है ना कि कब्र से गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, औरंगजेब के खिलाफ भड़काऊ बयान क्यों दे दिया, क्यों कब्र उखाड़ने की मांग कर रहे हो, औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात क्यों की जा रही है, माहौल खराब हो रहा है। ना ऐसा होता, ना गंगा जमनी तहजीब पर चोट आती, ना भाईचारा खतरे में पड़ता, ना माहौल खराब होता, ना भावनाएं आहत होती, ना नागपुर में दंगे होते, ना ट्रॉली में भरकर बड़े बड़े पत्थर मारने की बात सामने आती, ना पेट्रोल बम बनाने की मेहनत करनी पड़ती, ना रमजान के पाक महीने में हिंसा होती। सारा दोष उन लोगों का है जो औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग कर रहे थे। इसलिए मजबूरी में कुछ लोगों को हथियार, पत्थर, पेट्रोल बम उठाने पड़े। गलती उन लोगों की है ना जो कब्र उखाड़ने की मांग कर रहे थे। इस बार दंगों की वजह गलत मांग है, गलत मांग कर दी। इससे पहले क्या थी, कभी गलत रूट हो जाता है कि रूट गलत ले लिया, उस गली में जाने की क्या जरूरत। कभी क्या होता है डीजे गलत, डीजे क्यों बजा दिया। कभी क्या होता है गाना क्यों बजा दिया। कभी होता है रास्ता क्यों ले लिया, कभी ये इलाका, कभी वो इलाका, कभी ये सड़क, कभी वो सड़क, कभी ये यात्रा, कभी वो यात्रा, कभी विजय जुलूस, कभी टीम इंडिया का विजय जुलूस, कभी धार्मिक यात्रा, कभी भड़काऊ नारे। लेकिन पत्थर चलाने वालों की थोड़ी ना कोई गलती होती, सारी गलती उन लोगों की है साहब। मतलब आप सोच कर देखिए, जिस नरपिशाच क्रूर औरंगजेब ने अपने भाइयों को चारा समझकर काट डाला, उसकी कब्र उखाड़ने की मांग से देश का भाईचारा खतरे में आने की बात की जा रही है। भाईचारा, अपने भाई को चारा समझकर काट दिया, भाईचारा खतरे में आ रहा है। जिसने अपने पिता तक को कैद में रखकर प्यासा मारा, उसकी कब्र के लिए लोग मरने मारने पर उतारू हुए। तस्वीरें देखिए आप। दूसरा समझिए, क्या कहा जा रहा है कि बड़ा नरेटिव की अफवाह की वजह से दंगा हो गया, अफवाह कि धार्मिक प्रतियों को जला दिया गया, जिसके बाद दंगे की नौबत आई। यही कहा जा रहा है अफवाह थी। देखिए, जिस पर हमारा सवाल यह कि पहले तो यह अफवाह है,
पुष्टि हो गई क्या? सत्यापन हो गया क्या? सत्यापन अभी नहीं हुआ। लेकिन मैं कहता हूं अगर ऐसा कुछ हुआ भी, अगर गलत इस तरह से हुआ भी, कुछ प्रतियां जलाई गई, गलत है, तो कानून काम करेगा ना। ये भावनाएं आहत होना दंगे का लाइसेंस बन जाता है क्या? कि भावनाएं आहत हो गई, चलिए पेट्रोल बम बना देते हैं, भावनाएं आहत हो गई, चलिए पत्थर निकाल लेते हैं, भावनाएं आहत हो गई, चलिए हथियार निकाल लेते हैं। क्यों साहब? कुछ गलत हुआ, कानून अपना काम करेगा। हर चीज में संविधान की दुहाई देने वाले लोग अचानक से क्यों सड़कों पर उतर आते हैं? पिछले कुछ दंगों की टाइमलाइन अगर देखें ना, तो पता चलता है कि हर बार दंगे के पीछे अफवाह को वजह बताया जाता है। पुष्टि कभी हो नहीं पाती है। बताऊं मैं आपको, पिछले कुछ वक्त से ना ये एक ही पैटर्न पर हिंसा हो रही है। सुनिए, नागपुर हिंसा के लिए अफवाह की फैली कि मजहब से जुड़ा धार्मिक चिन्ह जो है वो जला दिया गया, इसलिए लोग भड़क गए, पेट्रोल बम न जाने क्या क्या। इससे पहले मऊ में, मध्य प्रदेश के मऊ हिंसा के लिए क्या कहा गया था? अफवाह क्या थी? मस्जिद में बम फेंक दिया, सुतली बम, कोई सबूत नहीं मिले। पिछले साल संभल हिंसा में क्या झूठी अफवाह फैलाई गई? सर्वे टीम जामा मस्जिद में खुदाई कर रही है, मिला ऐसा कुछ? झूठ था, अफवाह। नू दंगों में अफवाह फैलाई गई कि गोश्तकशी के आरोपियों का हत्यारा मोनू मानेसर ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में आ रहा है। 2022 में अफवाह फैली कि त्रिपुरा में मस्जिद जला दी गई। झूठी अफवाह पर महाराष्ट्र में दंगे हो गए। अरे सबसे बड़ी अफवाह साहब, सीए, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, गई किसी की, लेकिन दंगा तो हो गया। तो कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये जो अफवाह है ना, एक तरीके से नया बहाना बनता जा रहा है दंगा फैलाने का। सवाल ये भी क्या दंगों के लिए जितने दोषी आग लगाने वाले हैं, उतने ही दोषी दंगाइयों को भड़काने वाले नहीं हैं। क्या दंगों के लिए मैं सीधा डंके की चोट पर कहता हूं, अबू आसिम आजमी जिम्मेदार है। अबू आसिम आजमी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस पूरे विवाद की शुरुआत अबू आसिम आजमी के बयान से हुई, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को महान और पता नहीं क्या क्या बता दिया था, वहीं से हुई थी। तो अबू आसिम आजमी जिम्मेदार नहीं है। एक नर पिशाच को महान बताया, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं विवाद तो वहीं से शुरू हुआ ना। इसके अलावा कल ही वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में कुर्बानी, खून की बातें, देश को शाहीन बाग, पता नहीं क्या क्या, ये सब कहकर मुसलमानों को भड़काया गया, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारे साथ मुझे बताया जा रहा है कि प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भाई, और अच्छा डॉक्टर रिजवान अहमद भी है मेरे साथ। डॉक्टर रिजवान अहमद, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। किशोर तिवारी शिवसेना से हैं, यूबीटी से। तिवारी जी स्वागत है आपका। और मेरे साथ मौलाना नमस्कार अमन। नमस्कार सर, नमस्कार। और मेरे साथ मौलाना शाहबुद्दीन जी भी हैं। मैं एक बार मौलाना शाहबुद्दीन जी के पास जाना चाहूँगा, क्योंकि स्वागत है मौलाना शाहबुद्दीन आपका, क्योंकि मेरी आपसे कई बार बात हुई। मुझे याद है कि वो जूस गलत था रमज़ान में, मोहम्मद शमी की बेटी ने होली खेली, वो भी गलत था रमज़ान में आपके हिसाब से। तो ये गलत नहीं होता ये रमज़ान में, इतने में इनमें से कई लोग रोज़े पर होंगे, तो रमज़ान में ये गलत नहीं है? अगर आप मुझे प्लीज़ बता पाएँ मौलाना शाहबुद्दीन जी। हिंसा भी तो शायद नहीं होनी चाहिए अगर कोई रोजे से है। मौलाना शाहबुद्दीन जी, रमज़ान हो या गैर रमज़ान, दोनों एतबार से ये गलत है। और ये उन्माद फैलाना, मुश्तइल होना, लड़ाई झगड़ा करना, जंग जिदाल करना, कत्ल क़िताल करना, किसी एतबार से इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। पैगम्बर इस्लाम ने अमन शांति, प्यार मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम दिया है और उसी पे अमल करना चाहिए। और जो वाक़या हुआ नागपुर में, हम इसकी निंदा करते हैं। और कल पहली ही फुर्सत में हमने अमन शांति की भी अपील की। वहाँ के जो मस्जिद के इमाम हजरात हैं, मेरे जो कांटेक्ट में रहते हैं, उन लोगों को मैंने फ़ोन करके भी मैंने कहा हालात को नॉर्मल करिए, कंट्रोल करिए, लोगों को समझाइए, मोटिवेट करिए। तो बाहर सूरत चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान, इस तरह की घटनाएँ, वाक़यात, हादसात जो हैं वो अफसोसनाक होते हैं और किसी एतबार से भी सही नहीं है। मौलाना शाहबुद्दीन, मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आपका बयान कई बार आया, मोहम्मद शमी ने रमज़ान में जूस पी लिया, अपराध हो गया। बिल्कुल, मोहम्मद शमी की बेटी ने होली खेल ली, आपने कहा अगर वो समझदार हैं फिर भी खेली, गलत हो गया। तो आपका बयान, आप बोलेंगे कि ये इस्लाम के खिलाफ है? ये रमज़ान में जो रोज़ेदार हैं अगर उन्होंने पत्थर मारे, पेट्रोल बम मारे, तो ये इस्लाम के खिलाफ है? हाँ बिल्कुल, देखिए रमज़ान ही नहीं, गैर रमज़ान में भी इन तमाम वाक़यात को, इस तरह की हरकतों को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। चाहे पत्थरबाजी हो या लाठी डंडे के हो या किसी एतबार से तशद्दुद हो,
यानी किसी एतबार से भी तशद्दुद हो उसको जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानिही बियदिही, अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो यही पैगंबर इस्लाम की शिक्षा है, उनकी तालीमात हैं, अमन शांति की तालीमात हैं, लड़ाई झगड़े की तालीमात नहीं है। जो लोग भी लड़ाई झगड़ा पे उतारू हैं तो अब वो इसके क्या अवामिल है वहाँ तो मैं करीब में नहीं हूँ, बस ये स्क्रीन पे हम तो देख रहे हैं। मगर जो आपने सवाल किया तो उस सवाल का जवाब यही है जो मैंने आपको बताया, चाहे रमज़ान शरीफ में और गैर रमज़ान शरीफ में हुक्म यही है। हमारे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने अपनी किताब में यहाँ तक लिखा है कि इस्लामी हुकूमत हो या गैर इस्लामी हुकूमत हो, किसी भी सूरत में कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कहीं कोई तकलीफ है, कहीं शिकवा है या कहीं कोई बात है तो उच्च अधिकारियों को या अपने बड़ों को आगाह करें, उनको बताएं। ठीक है, मैं समझ गया, अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया। एक बार डॉक्टर रिजवान का मैं कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ नारे तो डॉक्टर रिजवान नाराए तकबीर और सारे लग रहे थे, पुलिस वालों पर जानलेवा हमला, डीसीपी कह रहे मेरे पर हत्या की कोशिश के तहत हमला हुआ, नारे तो वही सब लग रहे थे। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। ये सब गैर इस्लामिक है, जितना भी ये आतंक है, कश्मीर के आतंक हैं, बुरहान वानी जैसे लोग हैं, ये ओसामा बिन लादेन जैसे लोग हैं, हनैया जैसे लोग हैं, ये वहाँ पर हमास जैसे लोग हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर की वो घटना करी, ये सब जहन्नमी और लानती लोग हैं। और मुझे यकीन है मौलाना साहब मेरी बात से इसमें इत्तफाक रखेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अमन भाई, शिकायत बहुत है सरकार से। ये डीसीपी के हाथ में कुल्हाड़ी लग रही है, कुल्हाड़ी, पत्थर नहीं, और 2-3 पुलिस वालों के कुल्हाड़ी लगी है, लोग तलवारें लेके निकल रहे हैं और वीडियोस दिखाए जा रहे हैं जी। ये 4 किलो की इंसास राइफल और 1 किलो की पिस्तौल जो कमर में बांध के पुलिस को दी जाती है, वो मुझे नहीं पता किस दिन के लिए दी जाती है, लेकिन अगर दी जाती है तो मेरे हिसाब से वो उसी दिन के लिए दी जाती है। अगर कुल्हाड़ी जरा ऊपर आ जाती तो डीसीपी की गर्दन उड़ जाती, क्या इस दिन का इंतजार था? और तीसरी बात, एक बहुसंख्यक को औरंगजेब की कब्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुसंख्यक को तकलीफ और परेशानी होती है जो औरंगजेब को जानते हुए कि उसने इस देश के बहुसंख्यक की उत्पीड़न किया था, उन पर जजिया जैसा टैक्स लगाया था, अपने ही भारत में रहते हुए, जो अकबर ने बंद कर दिया था कि तुम्हें अगर तलवार से बचना है तो तुम जजिया दो। यह हिस्टोरिकल फैक्ट है जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखा है। उनका जब महिमा मंडन होता है, जब 2022 में हैदराबाद का छोटा वाला साइको वहां जाता है दुरूद शरीफ फातिहा पढ़ने के लिए, जब उनको डिबेट में औरंगजेब व रहमतुल्लाह कहा जाता है, बहुसंख्यक को वास्तव में उस विचारधारा से नफरत है, कब्र से नफरत नहीं है। लेकिन अफसोस 75 साल में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की हो, उस विचारधारा को, उन नेताओं को, उन बड़बेले बयान देने वालों को भाजपा की सरकार ने नहीं कुचला जो 11 वर्ष में कुचल देना चाहिए था। ये सीधा आरोप है जो मैं भाजपा पे लगा रहा हूं। नहीं कुचला, मैं तो कह रहा हूं ये इनकी लापरवाही। ये कह रहे हैं प्री प्लान्ड था, फिक्स था, तो प्री प्लान्ड था तो ये लोग क्या कर रहे थे? मतलब आप सोचिए, मैं दिल्ली दंगों में वहां देखने गया था, तो वहां ना ठेले के ऊपर ऐसे गुलेल बनाई हुई थी, ठेले के ऊपर पेट्रोल बम, मतलब प्रदीप भंडारी, फडणवीस जी ने बोला प्री प्लान्ड, शिंदे जी ने बोला प्री प्लान्ड लगता है, तो प्री प्लान हो रहा है, प्लानिंग हो रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? वहां घरों में पेट्रोल बम, पत्थर, हथियार, ये वो सारी तैयारी चल रही है, छतों पर पत्थर, तो आप लोग पुलिस क्या पिटने के लिए है? आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? अमन जी, पुलिस पिटने के लिए नहीं है, पुलिस कानूनी रूप से दंगाइयों को जेल के पीछे डालने के लिए है। यही वो पुलिस है जिसने 2 घंटे के अंदर सेक्शन 144 लागू कर ये जो बड़ा षड्यंत्र चलने का प्लान था उसको काबू में किया। पर आपकी बात, एक बात पे मैं मूलतः अग्री करता हूं अमन जी, मूलतः मैं इस बात पे अग्री करना चाहता हूं जी। हाँ बोलिए आप। मूलतः इस बात पे मैं अग्री करता हूं कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ में रिपोर्ट मांगी गई है
कि जब सुबह के समय में जब सब शांति हो गई थी एक एफआईआर के बाद में, तो इतने सारे पत्थर कैसे आए? क्या वहां पे लोकल थाने को इसकी जानकारी नहीं थी? लोकल पुलिस वहां पे क्या कर रही थी? इसके बारे में जानकारी ली गई है और अगर इसके पीछे कोई भी केयरलेसनेस होगी, अगर कोई भी लापरवाही होगी, उसको फिक्स किया जाएगा। पर रमन जी, मैं आपसे एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे पूछता हूं, जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था और चैंपियंस ट्रॉफी का विजय जुलूस निकल रहा था, वहां पत्थर कैसे आ गए? जब हिंदुओं की शोभा यात्रा झारखंड से जा रही थी, वहां पत्थर कैसे आ गए? और कल ही वक्फ के समय बोला गया था कि भाई खून की नदियां बह दी जाएंगी, कुर्बानी जाएगी। कुछ क्या लोग इस देश के कुछ इलाकों को ऐसा समझते हैं कि यह देश के इलाके नहीं है जहां पर वो रख के पत्थर रखेंगे, तलवारें रखेंगे, और एक ये पैटर्न देखने को मिला है। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं, रिजवान जी भी यहाँ पे, एक्शन तो हम लेंगे। आपने देखा था दिल्ली दंगे के बाद में आज शर्जील इमाम की क्या हालत है, वो जेल की सलाखों के पीछे। प्रदीप भाई, तो अगर वो सारी नागपुर का कोई चीजें शर्जील इमाम निकलेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई भाई, सारी चीजें सही है। ये कामयाब तो ये लोग हो जाते हैं ना, दंगा तो कर देते हैं, फिर आप आते हैं, फिर हम कुछ करेंगे। ये कर कैसे पाते हैं? इन्होंने मऊ में भी, आप लोगों ने कहा प्री प्लान था, तैयारी थी, मऊ में भी प्री प्लान था, यहाँ मऊ टू कानपुर, यहाँ पे ये जो दंगा हुआ है नागपुर, ये भी प्री प्लान था। सब प्री प्लान होता है, बस आप लोगों को भनक नहीं लगती है। ये ज्यादा स्मार्ट हैं, ये जो दंगाई उपद्रवी हैं, जो पेट्रोल बम, ये ज्यादा स्मार्ट है शायद आप लोगों से। फिर होने के बाद अब नहीं छोड़ेंगे, अब तो इनको घरों से, मैं कह रहा हूं औरंगजेब की कब्र उखाड़ने से पहले इन जितने कैमरे में नजर आ रहे हैं, इन सबको घरों से उठवाओ। पता लगना चाहिए इनकी हिम्मत कैसे होती है पुलिस वालों पर। अब पुलिस पिटने के लिए, पुलिस अगर कुछ करती अपनी आत्मरक्षा में, तो फिर कहते हैं कि हाय हाय एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस पिटने के लिए है क्या? एक बार किशोर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मौलाना शाहबुद्दीन जी में आऊंगा, डॉक्टर रिजवान आपके पास आऊंगा। किशोर तिवारी जी, मुझे तो संजय राउत, अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ले लीजिए 10 सेकंड ले लीजिए प्लीज प्लीज। 5 सेकंड किशोर भाई, आपकी परमिशन से। हाँ बोलिए। इतने सारे किशोर जी प्लीज 5 सेकंड। इतने सारे दंगे ये लोग करने का प्रयास सुबह शाम रात दिन करते हैं, जिसको हमारी पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज रोकती है, जिसके बारे में हमको और मीडिया को, आपको नहीं पता चलता है। तो हमें वो कुछ चुनिंदा घटनाएं पता चलती है जहां पे ये लोग हावी हो जाते हैं। ये कंटिन्यूअस वॉर है और ये हमें मानना पड़ेगा, ये सिविलाइजेशनल वॉर है, क्योंकि कुछ लोग इस देश की सिविलाइजेशन को हानि पहुंचाना चाह रहे हैं और कुछ लोग हैं जो इस बात से चिढ़ चुके हैं कि हिंदू को भी उतनी आजादी कैसी मिल चुकी किसी दूसरे को साथ। आज तो हिंदुओं को दंगाई भी बता दिया गया साहब, आज तो हिंदुओं को दंगाई बता दिया संजय राउत ने। कल तालिबानी कह रहे थे, आज दंगाई कह रहे। किशोर भाई क्या पूछूं मैं आपसे, कल तालिबानी कह रहे थे, आज संजय राउत कह रहे हैं कि हिंदुओं से दंगा कराया बीजेपी आरएसएस के लोगों ने। कल तालिबानी हिंदू, आज दंगाई हिंदू। आप लोग फैसला कर चुके हैं कि दंगा तो हिंदुओं ने किया। तिवारी जी क्या हो गया आप लोगों को? देखिए अमन भाई, मैं पहले बोलता हूं कि नागपुर में जो कुछ हुआ, तो रिजवान भाई हो या मौलाना साहब हो, मैं उन्हें बताता हूं कि बहुत गलत हुआ और हिंदुओं को टारगेट करके उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। इतना नहीं तो घरों में घुस के मंदिरों को भी डिमोलिश किया गया, वो बहुत गलत हुआ है। नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं आप पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। अमन भाई, तिवारी जी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं आप। पूरी अमन भाई मेरी बात सुन लो। लेकिन पार्टी लाइन क्या है आपकी? एक मिनट, पार्टी लाइन क्या है कि हिंदुओं पर हमला या हिंदुओं ने हमला? क्योंकि संजय राउत आपसे सीनियर हैं। संजय राउत ने कहा कि हिंदुओं ने हमला, हिंदुओं ने दंगा किया, हिंदुओं से दंगा कराया, तो हिंदू दंगाई बकौल संजय राउत। किशोर तिवारी कह रहे हैं हिंदुओं पर हमला। तो आपकी लाइन क्या है? अरे भाई, लाइन से ज्यादा जो वास्तविकता है, नागपुर में रह के वास्तविकता देख के बता रहा हूं। तो संजय राउत को वास्तविकता नहीं पता? सरकार है, अरे मैं बता रहा हूं निकम्मी सरकार है। संजय राउत गलत कह रहे हैं। पुलिस, अरे पुलिस ना संजय राउत गलत कह रहे हैं, सिद्ध हुई है। और मैं कह रहा हूं पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। मुझे बताइए हिंदुओं पर हमला या हिंदुओं ने हमला? एक मिनट, हिंदुओं ने हमला या हिंदुओं पर हमला? क्या लाइन क्या पता होना चाहिए। बात सुनो, अरे सुबह जो प्रोटेस्ट हुआ उसके प्रोवोकेशन में ये सब कुछ हुआ। नहीं तो वहां पर एक इफूजी लाई जाती, ना वो जलाया जाता, ना उसको हरी चादर बांधी जाती। ये तो शांति दूत हैं बेचारे, ये भोले भाले बेचारे, इनको उकसा दिया, भड़का दिया। औरंगजेब के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? अरे नहीं, औरंगजेब का तो कोई औरंगजेब को नागपुर में चाहता नहीं है।
जो रूमर उठी है वो उठी थी अरे कि संजय राउत तो उनकी कब्र को कह रहे मुझे ना हैं कि मेरे को शौर्य का कंफ्यूज मत प्रतीक है। करिए। मेरे दर्शक जो देख रहे हैं संजय वो राउत तो उनकी कब्र एक को मिनट कह रहे हैं शौर्य का प्रतीक है। मेरे जो दर्शक अरे हैं वो छोड़ो एक यार, मिनट रुक जाइए। चुप नहीं, बैठो मेरे को तुम। आगे बढ़ूंगा मैं, एक मिनट। अरे मेरे जो एक निकम मिनट में तिवारी जी, सीएम को तिवारी जी, हटाएंगे तिवारी जी, नहीं। तिवारी जी, एक मिनट, तिवारी जी आप सीनियर हैं, निकम में सर सीएम सम्मान। को हटाओ भाई। तिवारी जी एक मिनट, मेरे जो दर्शक है वो पोस्ट ये कर रहे हैं साहब कि संजय राउत से सीनियर हैं क्या किशोर तिवारी? संजय राउत कह रहे हैं हिंदुओं ने दंगा किया, हिंदुओं से दंगा, आप कह रहे हैं हिंदुओं पर हमला। मुझे प्लीज क्लियर करिए सर, हिंदुओं ने हमला किया या हिंदुओं पर हमला हुआ? एक क्लियर कर दीजिए तिवारी जी। क्लियर कर रहा हूँ। हाँ प्लीज। नागपुर के अंदर कल इनोसेंट हिंदुओं पे हुआ है और आप संजय राउत में सीनियर कौन है तो मैं बताता हूँ। मैं आप संजय राउत का बाप बोल रहा हूँ, ये याद रखो आप। और मैं अमन चोपड़ा तुमको जो बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर पूरी कोलैप्स हो चुकी है, ये कभी नागपुर में दंगा नहीं हुआ। देखिए मुझे नहीं पता कौन किसका बाप है, कभी ये दौरान नहीं संजय हुआ। राउत का बाप मैं बोल बता रहा हूँ, आप बोल तुमको। रहे हैं सब, मुझे नहीं पता मतलब कौन किसका बाप है तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं कि संजय अरे मैं राउत से बता सीनियर रहा हूँ लीडर आप आपको। हैं। जब मैं बता रहा हूँ रिश्तेदारी तो तुम जान नहीं रहे। तो तिवारी अमन जी, चोपड़ा मैं बता नहीं रहा नहीं, हूँ अरे आप बहुत रिश्तेदारी। सीनियर हैं तिवारी जी, मैं जानता हूँ आपको पर्सनली, बहुत सीनियर हैं आप जो कहते हैं, कल आपने कहा हिंदू तालिबान से ज्यादा डेंजरस है, आपकी पार्टी लाइन होगी मुझे नहीं पता, लेकिन संजय राउत को फिर पार्टी से निकालिए, उन पर एक्शन लीजिए। वो कह रहे हैं हिंदुओं से दंगा कराया बीजेपी आरएसएस ने, तो हिंदू दंगाई कहा उन्होंने। एक मिनट जी, संजय तिवारी राउत जी। ने क्या बोला उसको मोड़ तोड़ के अमन चोपड़ा मत बताओ। बयान सुना दीजिए एक बार। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत। बताओ बयान सुना दीजिए। मैं बयान बता रहा हूँ, हिंदुओं से दंगा कराया गया, हिंदुओं से दंगा कराया गया, हिंदू दंगाई। अरे हिंदू तो दंगा करता ही नहीं, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, हिंदुओं से दंगा कराया गया। गलत रिपोर्टिंग करते हो। अरे मैं बयान सुनवा दूंगा आपको भाई, पीसीआर रिक्वेस्ट, पीसीआर क्या करें करके तो तुम जेल में जाते हो बार बार। कौन सा जेल गया मैं? अरे वो रिपोर्टिंग में किस तरीके से बात कर रहे हैं पत्रकार के साथ में ये? कौन सा जेल? किस तरीके से बात कर रहे हैं पत्रकार के साथ में किशोर तिवारी तिवारी जी? जैसी बातें आप कर रहे हैं मुझे लग रहा है आपकी वाली यात्रा ना हो जाए। इमरजेंसी नहीं लागू हुई है। संजय राउत के खिलाफ बोल रहे हैं आप। प्रदीप तुम रहने दो, प्रदीप अच्छा, तुम और एक मिनट, मुंबई आना मत, मैं तो और डालूंगा तुमको। प्रदीप तुमको मालूम है ना हम क्या लोग हैं। मुंबई उखाड़ दिया या नहीं उखाड़ दिया? मुंबई मत अरे आपको हमें पता है क्या लोग हैं किशोर मुंबई तिवारी, मत आना। जमानत जब्त कर करके बैठे हुए हैं आप लोग। अरे वो कह रहे प्रदीप क्या बंबई कह रहे मत आना, हैं? वो कह रहे प्रदीप बंबई मत आना। अरे किशोर, अरे बड़े डमरू लेके नाचा था। अरे अमन इसको तो अमन जेल में रखे थे हमने। अमन जी इसको 200 अमन सीटों जेल के में बाद रखा था हमने। में जब से हमारी 200 सीटें अरे आई अमन है इनका इसको जेल मानसिक में रखा था संतुलन हमने। कूद कर चला गया है। अरे अरे किशोर तिवारी हमने जी कुछ तुमको समय जेल पहले तो में आप रखा पार्टी था से भाई। निकाले गए, कुछ समय पहले आपको पार्टी से निकाला गया है, चेक करिए आप। अरे आपने हमारा पार्टी लाइन आना फॉलो जाना नहीं करी और चलते संजय राउत ने आपको पार्टी से निकाल अरे दिया। आना जाना चलते रहता मेरा। हाँ, तो अब आना इसके जाना बाद में चलता वापस से रहता। चले जाइए। तिवारी जी अरे आपको तो मैं खुद आना पार्टी जाना से चलते निकाल दिया था। रहता। हाँ मैं भूल गया, इनको तो खुद पार्टी से निकाल दिया था, इनको तो खुद, ये कह रहे संजय राउत के बाप है ये, प्रदीप भंडारी वो कह रहे संजय राउत के बाप हूं मैं। ये तुमको मालूम है क्या? कल क्या रहोगे ये तुमको मालूम है? हाँ कभी तो अच्छा चलिए आप टॉपिक पे आते हैं, चलिए मौलाना शाहबुद्दीन जी, चलिए एक मिनट छोड़ दीजिए, फिर मैं डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूँ। मौलाना शाहबुद्दीन जी, अब जैसा आपको लगता है कि जिन लोगों ने ये जो दंगा किया औरंगजेब को लेकर, किसी भी बात को लेकर, इन सबको जो है इन सब पर एक्शन होना चाहिए, सबको अब घरों से उठाकर जो है इन सब पर एक्शन होना चाहिए, पुलिस को अब सख्ती करनी चाहिए, ठीक कह रहा हूं मैं? देखिए दो बातें हैं इसमें। 4-5 दिन से औरंगजेब बादशाह के ताल्लुक से उग्र बयान, भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे और ये शुरुआत अबू आसिम आजमी से हुई। मैं अबू आसिम आजमी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मगर जो लोग, जो हिंदू संगठन है, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन, एजिटेशन की बार बार धमकियां दे रहे थे और उन्होंने जब कल बगैर परमिशन के एहतजाज किया और औरंगजेब की कब्र का पुतला जलाया, तो इसमें परमिशन लेना चाहिए। पुलिस क्या कर रही थी, वहाँ की इंतजामिया क्या कर रही थी? इंतजामिया को सारे इंतजामात व्यवस्थाएं करना चाहिए थी। और जब दूसरी तरफ से भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो वहाँ पुलिस क्या कर रही थी? वहाँ भी इंतजामात नहीं थे। ये पूरे फेलियर है। पूरा नागपुर एक ऐसा शहर है, मैं कह रहा हूँ नागपुर ऐसा शहर है जो आरएसएस का मुख्यालय है, आरएसएस का मुख्यालय है, वहां पर जो है कभी दंगा नहीं हुआ। शाहबुद्दीन जी, एक नर पिशाच, आतंकी, क्रूर, ग्लोरीफाइड डकैत, लुटेरा, बलात्कारी, उसका पुतला जलाने में प्रॉब्लम क्या है? ये बताइए, अभी तक 76-77 साल से कहां थे, क्यों नहीं पुतला जलाया? 150 साल ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो क्यों पुतला नहीं जलाया?
मरे हुए जो है वो तकरीबन 500 साल हो गए, तब पुतला क्यों नहीं जलाया? कहाँ से पुतला जलाने वाले लोग? पुतला जलाएंगे तो पुलिस वालों को मारेंगे, दंगा करेंगे। जलाया। अब ये बताइए कि आप कब्र आप हटा देंगे, कब्र के हटा देने से देश का विकास हो जाएगा, देश तरक्की पे चला जाएगा, जो देश में बेरोजगारी है वो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, भुखमरी खत्म हो जाएगी। अगर देश तरक्की कर जाए, भुखमरी खत्म हो जाए, जो नौजवान लोग हैं वो सब रोजगार ऐसे नहीं, आराम से चीखने से फायदा नहीं है उनका। शाहबुद्दीन का पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहिए। तो शाहबुद्दीन मौलाना, फिर मैं डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं। मौलाना शाहबुद्दीन, बिल्कुल ठीक बात है मौलाना शाहबुद्दीन जी, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं गलती औरंगजेब की कब्र के खिलाफ बोलने वालों की है, उन्होंने इन भोले वाले शांति दूतों को भड़का दिया, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि इंतजामात कहां थे गवर्नमेंट के? फडणवीस साहब वहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? तो ये पत्थरबाजों दंगाइयों की पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? ये तो बात भाई उनको अगर उनको जो है लॉ एंड ऑर्डर में अगर सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में महफूज कर रखा है, दुरुस्त कर रखा है, तो फडणवीस साहब को सीखना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी से। आप देखिए नागपुर इतना अच्छा शहर, अमन शांति वाला शहर, तो आप बुलडोजर की मांग कर रहे हैं आप? ये सारे दंगाइयों, दंगा नहीं हुआ, वहां दंगा हो गया, क्या मतलब है? इंतजाम आपके अच्छे नहीं है तो दंगाइयों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलना चाहिए, योगी मॉडल आना चाहिए, आप ये मांग कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री को हमारे मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए। अरे तो योगी मॉडल तो वही है ना, और कैसे होगा, कहां होगा? अभी आपको याद होगा कि 2 साल पहले पूरे महाराष्ट्र में दंगा हुआ था, 12 शहरों में, नासिक, मालेगांव, मुंबई के कुछ शहर, कुछ इलाके, औरंगाबाद, औरंगजेब, मैं कह रहा हूं औरंगजेब का पुतला जला भी दिया तो दिक्कत क्या? औरंगजेब का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है साहब, क्या भड़कना? मैं कहता हूं क्रूर, नरपिशाच, आतंकी, बलात्कारी, ग्लोरीफाइड डकैत औरंगजेब, अब थोड़ी ना मेरे पर हमला हो जाएगा। मैं तो कहता हूं, खुलकर कहता हूं, औरंगजेब था, औरंगजेब का पुतला जलाया, दिक्कत क्या है साहब? औरंगजेब तो अभी तो शिंदे जी ने कहा, अभी तो काम है गाली देना, अभी तो हाँ मैं तो दूंगा, औरंगजेब तो है या वो आदमी, वो गाली देने लायक ही है औरंगजेब। मुसलमानों की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप चाहे जितना गाली दें, गाली का कोई फायदा नहीं हासिल होने वाला। मौलाना शाहबुद्दीन, वो तो अपने बाप का नहीं हुआ, वो तो अपने भाई का नहीं हुआ, उसने अपने भाई को चारा समझकर काट दिया, उसका क्या भाईचारा? मैं तो मुसलमान भाइयों की बात ही नहीं कर रहा। एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान क्यों एजिटेशन कर रहे हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ले जाइए बिल्डोजर चला दीजिए, मुसलमानों को इससे कोई भला नहीं होगा। हाँ, देश की तरक्की हो सकती है तो बिल्डोजर ले जाके चला दीजिए, देश को ऊंचा पहुंचा दीजिए, तरक्की करा लीजिए। आप तो विकास की बात नहीं करेंगे, तरक्की की बात नहीं करेंगे, जो भुखमरी हो रही है उसकी नहीं बात करेंगे, और वो बड़ा भूखा मर रहे हैं आप। रुकिए, चलिए हो गया डॉक्टर रिजवान अहमद, फिर मैं आ रहा हूँ प्रदीप भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दे दीजिए। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, प्रॉब्लम ये है, देखिए ये जो कहा जा रहा है दोष हिंदुओं का है, हिंदुओं की गलती है जिन्होंने औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग करी, माहौल ऐसा जहरीला बना दिया, क्या करते वो शांति दूत? निकलना पड़ा, चलाने पड़े पत्थर, गलती हिंदुओं की है। देखिए प्रदीप भाई आ रहा हूं, आप बहाना अलग होना चाहिए। आप शोभा यात्रा निकाल रहे हो और या आप भारत की जीत पर विजय जुलूस निकाल रहे हो, चाहे आप 15 अगस्त को भारत माता की जय का यात्रा निकाल रहे हो, चाहे आप भारत माता की जय बोल रहे हो, चाहे जय श्री राम बोल रहे हो, अब तक तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इतना करना भी कौन कौन सी देश की गलियों में और मोहल्लों में अपराध की नजरिए से देखा जाएगा और पत्थर चलेंगे। इतना तो पता चल जाना चाहिए ना पुलिस को प्रभु। अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि कौन सी गली से पत्थर चलेगा और कौन सी गली में बवाल होगा। अभी हमारे भंडारी भाई बोल रहे थे कि पुलिस सारे इंतजाम कर रही है, सब एक्शन ले रही है। अरे 2 घंटे में शुक्र करो कि 1000 आदमी ने वहां पे 10 आदमी मार नहीं दिए। भंडारी जी शुक्र करो कि वो कुल्हाड़ी डीसीपी के गर्दन पर नहीं चली। भंडारी जी, ये जो 12-15 लोग मर सकते थे वो नहीं मरे, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। ये तो वो हमला करने वालों ने रहम खा लिया जो नहीं मारे, वरना वो 15 मार के चले जाते। तब आप क्या करते?
बहुत अच्छे, तिवारी जी को भी अच्छा अरे ये लगा। तो निकम्मे प्रदीप है भंडारी, भाई। प्रदीप भंडारी, ये तो निकम्मे है, निकम्मे। अरे तो ये पत्थरबाज पैसे कौन है, खाने ये में दंगाई लगे। कौन है, ये पत्थरबाज दंगाई कौन है? तिवारी जी, पत्थरबाज दंगाइयों के खिलाफ तो बोलिए ना एक शब्द, आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? अरे सरकार इतनी निकम्मी है, सरकार निकम्मी है। औरंगजेब निकम्मा ये बोलिए सरकार मेरे लिए एक बदलनी है। बात, बोलिए औरंगजेब निकम्मा। अरे औरंगजेब तो कूर कर्मा था, वो तो नर पिशाच था, लेकिन सरकार अपनी जवाबदारियां पूरी नहीं कर रही। बताइए भंडारी जी, पुलिस बताइए। सोई हुई है। प्रदीप भंडारी बताइए अमन भाई। जी, इनके समय में पालघर के साधुओं के ऊपर हमले होते अरे थे देवेंद्र और ये फडणवीस पालघर रिजाइन के कब कर रहे साधुओं बताओ? के ऊपर हमले वालों पे ये ना बोले। देवेंद्र इनको इस बात से फडणवीस चिढ़ रिजाइन मची कब है कर कि रहे आज ये कल बताओ? जब दंगाइयों को पीटा जाएगा अरे देवेंद्र लीगली फडणवीस और दंगाइयों पे रिजाइन कब एक्शन कर लिया रहे जाएगा, बताओ? यही आएंगे बोलने के लिए, नितिन गडकरी यही आएंगे CM बोलने कब के बना लिए रहे बताओ? कि अरे किस तरीके से टारगेट कर रहे हो, अरे अरे बुलडोजर नितिन चला रहे हो। गडकरी यही मैं लोग दिखाता जाएंगे हूँ ना, सुप्रीम मैं कोर्ट में दंगाइयों अलग की अलग जगह करतूत का पेटिशन एक-एक कर वीडियो रहे हैं। दिखाता पर हूँ। अमन भाई, मैं बड़ी बात कह रहा आप हूँ, प्लीज बोलिए, नहीं, 30 ये सेकंड। मौलाना साहब ने बोला कि औरंगजेब की बात अभी क्यों हो रही है? 100 साल पहले वक्फ की बात करने वाले आज जाके संसद को वक्फ का कहते हैं, जो ईडन गार्डन को वक्फ का कहते हैं, 1000 साल पुरानी कोई भी जमीन को वक्फ का कहते हैं, इनको अधिकार है। पर औरंगजेब जैसे क्रूर हत्यारे के खिलाफ प्रोटेस्ट निकालना हमको अधिकार नहीं है। ये कौन सा बात हो गई भाई? नागपुर के दंगे पे बोलो ना, नागपुर के दंगे पे तो बोल नहीं रहे देवेंद्र फडणवीस के। अरे भाई, मैं नागपुर से आ रहा हूँ, आप क्या जानते हैं? अरे आप क्या जानते हैं किशोर तिवारी? आपसे ज्यादा तो नागपुर के अंदर मैं रहूंगा। आपको तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। आपके नेता तो कल तक हिंदुओं को तालिबानी घोषित कर रहे थे। आपके नेता हिंदुओं को कल तक तालिबानी घोषित कर रहे थे। चलो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, औरंगजेब की मजार के हटाने के पक्ष में आप आएंगे सड़क पे? आप जाके ये तो नहीं कहेंगे कि औरंगजेब की अगर मजार हटाई जा रही है तो इससे जो है देश का माहौल खराब हो जाएगा। तिवारी जी धमकाया मत करिए, आप बोलिए लेकिन धमकाया मत करिए। मेरी बात सुनो, ये पर्सनलाइज हो जा रहा है। अमन भाई, मैं कहता हूँ केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, एक दिन में सारी मुगलों की कब्रें हटा दें, एक दिन में सब मुगलों की कब्रें हटा दें। अरे भैया, कानूनी रूप से होगा। आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया था। जाके राज्य की सरकार, केंद्र शुक्रिया आप सबका। लेकिन एक तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, दंगाइयों की करतूत, कौन कौन से वीडियो सबूत, 10 तस्वीरें हैं, 10 ध्यान से देखिएगा। वो सारी तस्वीरें पूरे दंगे की सच्चाई बता रही हैं, एक एक तस्वीर। नागपुर हिंसा का वीडियो नंबर 1। नागपुर हिंसा का वीडियो नंबर 2। हिंसा का वीडियो नंबर 3। नागपुर हिंसा का वीडियो नंबर 4। और ये नागपुर हिंसा का वीडियो नंबर 5। सोमवार का दिन ढलते ढलते नागपुर के कई इलाकों में एक अफवाह फैली और हवा में इस अफवाह के तैरते ही नागपुर के अलग अलग इलाके में हिंसा का दौर शुरू हो गया। उपद्रवियों का दल शहर को सुलगाने पर आमादा था। उन्हें रोकने के लिए सामने से पुलिस भी आई, लेकिन इन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस थाने के अंदर मौजूद 50 से ज्यादा आरोपियों से पुलिस कल रात से ही पूछताछ कर रही है कि क्या कल रात हुई हिंसा और आगजनी की घटना के पीछे कोई साजिश है, कोई मैसेज सोशल मीडिया पर भेजकर क्या उन्हें जमा किया गया था, उन्हें किसने बुलाया था और हजारों की भीड़ जो है वो कैसे शिवाजी पुतला पर एकत्रित हुई। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो एक घर के अंदर बनाया गया और खिड़की के बाहर गली में उपद्रवी हिंसा का तूफान मचाते दिख रहे हैं। इनमें से ज्यादातर ने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा है, लेकिन कुछ कैमरे की नजर से बच नहीं पाए। इन उपद्रवियों के हाथों में डंडे दिख रहे हैं और ये नारेबाजी करते हुए गली में दौड़ रहे हैं। शीशे पूरी तरीके से चकनाचूर है। ठीक इसी तरीके की स्थिति इस इलाके के कई वाहनों की है। कल रात हुई हिंसा में इस इलाके के कई सिविलियंस घायल हुए। उसके अलावा पुलिस के कई जवान, पुलिस के कई अधिकारी
सीनियर डीसीपी लेवल के अधिकारी भी कल हुई हिंसा में घायल हुए। अब सवाल है कि क्या हिंसा का प्लान पहले से तैयार था? अगर नहीं तो एक साथ इतने लोग लाठी डंडा लेकर कैसे पहुंच गए? उपद्रवी अपनी पहचान छुपाने के लिए पूरी तैयारी के साथ कैसे आए? ये घटना वेल प्लान थी। जिस गली में हम खड़े हैं ना, इस गली में हिंदू मुस्लिम 50 साल से रहते। मुस्लिम की गाड़ियां कल पार्क नहीं हुई। मुस्लिम की गाड़ियां पार्क होगी तो फूटी नहीं, कल जलाई नहीं गई। उसके घर के तरफ कोई बॉम्ब नहीं फेंका गया, पेट्रोल बॉम्ब। परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? ये आदमी कभी मुख्यमंत्री रह चुका था, मुझे आश्चर्य लगता है। लेकिन पहले इतिहास पढ़ें, इतिहास को बिना गढ़े मढ़े अपनी तरीके से न बताने का लोगों को काम करें, सत्यता बताएं लोगों को। देखिए, उधर महाराष्ट्र में नरपिशाच आतंकी औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के नाम पर नागपुर में दंगे हो गए साहब। उधर उत्तर प्रदेश में क्रूरता के मामले में औरंगजेब का भी बाप कहे जाने वाले सालार मसूद गाजी, इसको क्रूरता के मामले में औरंगजेब का भी बाप कहा जाता है, गाजी, उसके सम्मान में लगने वाले मेले पर बैन लग गया साहब। तो कई लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं और कहा जा रहा है कि सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले मेले पर बैन गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम भाईचारे के खिलाफ है। सालार गाजी के मेले पर बैन को लेकर कल ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि योगी सरकार हर मिली जुली संस्कृति, गाजी पता है कौन है? अखिलेश जी कह रहे हैं मिली जुली संस्कृति और भाईचारे को खत्म कर रही है। आज समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने कहा है कि सैकड़ों साल पुरानी परंपरा पर बैन लगाना गलत है। गाजी, देखिए, सालार गाजी कौन था, क्यों इसे क्रूरता के मामले में औरंगजेब का भी बाप कहा जाता है, ये बताने से पहले आपको इस विवाद पर आज की बड़ी तस्वीर एक बार दिखा देते हैं। आज क्या हुआ, यूपी पुलिस ने उस गड्ढे को सीमेंट से बंद कर दिया जहां गाजी की याद में मेले की शुरुआत में मतलब झंडा लगाने से जहां होती थी, ये वो गाढ़ा झंडा यहां लगाया जाता था, आज यहां सीमेंट से इसको भर दिया। जी हाँ, इसके अलावा जहां मेला लगता था वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। अब नहीं होगा मेला गाजी का। इलाके की ड्रोन से निगरानी हो रही है। पुलिस पीएसी आरआरएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च कर चुकी है। देखिए, ये सीमेंट भर के बंद, यहीं पे जो है इस तरह से झंडा लगाया जाता था। कल ही संबल पुलिस ने भी कहा था कि किसी लुटेरे हत्यारे के नाम पर मेला लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी, पुलिस ने कहा। और जो लोग सालार गाजी की क्रूरता जानकर भी सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले की याद में मेला लगाने की जिद कर रहे हैं ना, वो देशद्रोही कहे जाएंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अब इसी से नाराज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक लुटेरे के नाम पर लगने वाले मेले की तुलना कुंभ से कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में हर धार्मिक स्थल को खतरा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि सालार गाजी एक लुटेरा था, कोई महात्मा नहीं, उसकी याद में मेला लगाया जाए। आपको एक बार सुना देते हैं क्या कुछ कहा बीजेपी ने और समाजवादी पार्टी ने, सुनिए। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। कि अनुमति नहीं मिली तो इतने परेशान हो गए अखिलेश यादव। कौन था ये सालार गाजी? बहुत बड़ा संत था, महात्मा था, क्या था ये? संभल की वर्तमान स्थिति क्या है? कितने तनाव में संभल को ला चुके हैं ये लोग, ऐसे में मेला करवाएंगे। ये आदमी कभी मुख्यमंत्री रह चुका था, मुझे आश्चर्य लगता है। 17 बार भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा था ये। वो महमूद गजनवी का सेनापति भी था। गाजी की गिनती दुनिया के क्रूर शासकों में की जाती है। उसे मुगल बादशाह औरंगजेब से भी क्रूर बताया जाता है। कई बार भारत पर हमला किया था। मसूद गाजी ने सोमनाथ मंदिर पर भी हमला किया था और उस गाजी के लिए यहां पर गदर हो रहा है।